फिर से आपके सामने हूं और एक बार फिर से पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान राय राय तरीके से। पढ़ने वाले हैं व्हीटस्टोन सेतु। व्हीट का मतलब क्या होता है बेटा? गणित और भौतिक विज्ञान के अलावा अंग्रेजी भी आनी चाहिए। तो व्हीट और स्टोन, फिर उसके बाद सेतु। ठीक है, तो सेतु मतलब होता है पुल, सेतु मतलब होता है ब्रिज, पुल। व्हीट स्टोन एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने ये डिस्कवर किया था सन 1800 में लगभग, तो उनके नाम पर ही है व्हीट स्टोन सेतु। व्हीट स्टोन के द्वारा बनाया गया सेतु, ठीक है, जिसको आप चित्र में यहाँ पर देख सकते हैं। ये व्हीट स्टोन सेतु है, यही है व्हीट स्टोन सेतु जो बना हुआ है। रेजिस्टेंस का संयोजन है, रेजिस्टेंस इस तरह से लगाए जाते हैं, इसी को हम व्हीट स्टोन सेतु बोलते हैं। बीच में गैल्वेनोमीटर लगा है और इसमें करंट जा रही है, इसी में हम कैलकुलेट करेंगे, चीजें निकालेंगे। तो सिंपल सी चीजें हैं। आइए इसी को चित्र को बनाएंगे और सीखेंगे क्या है। तो आज हम व्हीट स्टोन सेतु और एक चीज और पढ़ने वाले हैं। तो दो चीजें सीखेंगे, दो तरह के सेतु, व्हीट स्टोन सेतु और मीटर सेतु। व्हीट का मतलब होता है गेहूं, स्टोन का मतलब होता है पत्थर तो गेहूं पत्थर का पुल गेहूं पत्थर का पुल ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं, ये तो ऐसे ही है ना, मजाक में। बट व्हीट स्टोन नाम था साइंटिस्ट का, ठीक है। यहाँ पर व्हीट का मतलब गेहूं, स्टोन का मतलब सेतु नहीं है, वो तो ऐसे ही मजे में समझने के लिए, तो याद करने के लिए गेहूं पत्थर का पुल, ठीक है। तो व्हीट स्टोन सेतु है और मीटर सेतु है, दो तरह की चीजें सीखेंगे। व्हीट स्टोन सेतु जो है एक बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट है, ये एक तरह का कॉन्सेप्ट है और इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है मीटर सेतु, ठीक है। तो मीटर सेतु एक तरह की डिवाइस है, ठीक है, एक तरह की ये डिवाइस है। तो ये एक डिवाइस हो जाते हैं और ये एक कॉन्सेप्ट हो जाता है। इसी कॉन्सेप्ट पर ये आइडियल केस है और इसी पर बनता है मीटर सेतु। मीटर सेतु जो है एक प्रायोगिक अध्ययन है और व्हीट स्टोन सेतु इसका बोल सकते हैं कि जैसे सिद्धांत होता है ना, मीटर सेतु जो किस सिद्धांत पर काम करता है, तो व्हीट स्टोन सिद्धांत के सिद्धांत पर आधारित होता है, तो ऐसा हम बोलते हैं। तो दोनों को समझेंगे, सीखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले क्विज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर। आ गया, देखो आया, नहीं आया क्या? ये आया। जल्दी से पहला क्वेश्चन का आंसर करिए, जल्दी करो जोश के साथ, जल्दी से। हाँ जी बच्चे, हो गया? चलिए जल्दी कर लीजिए बच्चे, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा। चलते रहिए जल्दी 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 जल्दी। 6 माइक्रोकूलम का एक आवेश है जिसको 9 वोल्ट की बैटरी के ऋण सिरे से धन सिरे तक ले जाने के लिए आवश्यक कार्य बताना है, कितना होगा। माइनस टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक उसको ले जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि वर्क डन कितना होगा, जल्दी हो गया बच्चे? आइए आंसर देखते हैं फटाफट से। हो गया तो फिर आंसर देखो ना, क्या इतनी देर तक बैठे हो? देखें आंसर। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ और किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या बताते हैं। फर्स्ट लॉ क्या होता है? संधि का नियम, जिसमें हम धारा के बारे में पढ़ते हैं। मतलब इसमें हमने आपको बताया कि जो आवेश चार्ज होता है वो संरक्षित रहता है। द्वितीय नियम में हमने कहा कि ऊर्जा जो होती है वो संरक्षित होती है, ठीक है। तो आवेश संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है पहला। तो आवेश संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण पहले में ही मिल गया, तो ए नंबर को लगा देते हैं। क्या कर देते हैं? राय राय कर दिया, हो गया। द्रव्यमान और गलत बात बोल रहा है, ये तो और ही गलत बात बोल रहा है, और ये तो कह रहा है कि है ही नहीं, गलत बात, एकदम गलत बात बोल रहा है। आंसर क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर। बात सही है क्या? चलिए अगले को देखते हैं। अगला देख रखा है कि 6 माइक्रोकूलम का आवेश है, क्यू बराबर दे रखा है 6 माइक्रोकूलम। 9 वोल्ट की बैटरी है, वोल्टेज दे रखा है 9 वोल्ट, ठीक है। और ले जाने में कार्य, तो W बराबर क्या होता है? क्यू वी के। क्यू कितना है? 6 गुणे 10 की घात -6 माइक्रोकूलम है, गुणे 9 हो जाएगा, 9 छक्का 54 गुणे 10 की घात -6 जूल। बात समझ में आई क्या? किसी को कोई दिक्कत, कहीं पर प्रॉब्लम हो तो बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ, फटाफट से। सही है? सही है क्या? सबका सही हुआ? चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं और व्हीट स्टोन सेतु की तरफ चलते हैं। व्हीट स्टोन सेतु क्या है? गेहूं पत्थर का पुल। स्टार्ट करते हैं। सही है? चलिए, गेहूं पत्थर का पुल मतलब व्हीट स्टोन सेतु। व्हीट स्टोन सेतु क्या है बेटा? व्हीट स्टोन एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने एक तरीका निकाला प्रतिरोधों को जानने का। उन्होंने क्या किया? 4 प्रतिरोध लिए। व्हीट स्टोन ने क्या किए? 4 प्रतिरोध लिए, 1 2
3 4 4 प्रतिरोध लिए, जिनमें से 3 को वो जानते थे। 3 में जानने वाले मतलब 3 का वैल्यू उनको पता था। ठीक है, जैसे 3 की वैल्यू पता है, मान लो P इसका नाम दे दिया, इसका नाम Q, इसका नाम R दे दिया, और इसका नाम उनको रखा दिया S। ये प्रतिरोध जो है अज्ञात प्रतिरोध है, अज्ञात प्रतिरोध। अब कोई एक अज्ञात प्रतिरोध है या कोई एक अज्ञात तार है जिसका हमें प्रतिरोध निकालना है, तो 3 प्रतिरोध हमें पता है। किसको? व्हीटस्टोन ने क्या किया, 3 प्रतिरोध जिनका मान पता था उनको ले लिया, उनको कुछ इस प्रकार से जोड़ा चौथे प्रतिरोध के साथ। ठीक है, 3 प्रतिरोधों को जोड़ दिया, और चौथा प्रतिरोध, जिस चीज का हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है, जिस तार का निकालना है, जिसका भी प्रतिरोध हमें निकालना है, उसको एस प्रतिरोध की जगह पर जोड़ देते हैं। ठीक है, और एक स्थिति होती है, एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर हल करेंगे तो हम इसका मान निकाल सकते हैं, जो अज्ञात प्रतिरोध है। तो एक अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालने का ये तरीका है जिसको हम व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। कैसे बनता है ये, आइए स्टार्ट करते हैं, इसको बनाते हैं फटाफट से। व्हीटस्टोन सेतु को बना लेते हैं। सभी बच्चे ध्यान से बकवास जो कर रहे हैं मैं उनको बोलना नहीं चाहूंगा, अपने आप समझ जाएं तो बहुत अच्छी बात है। अगर समझदार हैं तो समझ जाओ, मुझे ना बोलना पड़े बेटा। ठीक है, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा मैं बोलूंगा तो इसलिए मैं पहले ही बोल रहा हूं कि जो बेवकूफ़ियां फैला रहे हैं आप, उसको अपने पास रखें, क्लास में नहीं। ठीक है, और बदतमीजियां बिल्कुल नहीं पसंद है मुझे, और बदतमीज बच्चे तो बहुत दूर रहें मुझसे और मेरी क्लास दोनों से। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं सिर्फ वही रहें, ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, चलिए। तो ये 4 प्रतिरोध है बच्चे जो कनेक्टेड है इस तरह से, 4 प्रतिरोध है जो इस तरह से कनेक्टेड हैं। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं P Q R S। ये प्रतिरोध अज्ञात प्रतिरोध है, इसके जगह पर हम कुछ भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, इन तीनों का मान हमें पता हो, ये ज्ञात प्रतिरोध होते हैं, ये तीनों जो हैं ये ज्ञात प्रतिरोध हैं, ये ज्ञात हैं, और ये अज्ञात है। अज्ञात मतलब जिसका मान हमें पता नहीं है, तो इसका मान हमें पता करना है। किसी भी एक तार को ले लो जिसका हमें प्रतिरोध निकालना है, इसको हटाएंगे, यहां पर जोड़ देंगे, उस तार या उस चीज को यहां पर जोड़ देंगे, इन तीनों का मान पता है, हम निकाल लेंगे प्यार से। ठीक है, इसका मान फटाफट से हम निकाल सकते हैं। चित्र बनाते रहो सही बच्चे। ये बन गया, ठीक है, व्हीटस्टोन आधा अधूरा। अब पूरा कर देते हैं इसको, आधा अधूरा से हटाते हैं, पूरा की तरफ इसको बढ़ाते हैं, पूरा बनाते हैं इसको। तो इसको पूरा कर लेते हैं। ये है गैल्वेनोमीटर, ये जुड़ा है बेटा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर को बोलते हैं धारामापी। ये क्या है? धारामापी। अच्छा, नाम से सुनने में लगता है, जैसे जी की हम बात कर रहे हैं, जो जी है नाम सुनने में लगता है कि ये धारामापी है, तो ऐसा लगता है, नाम से ऐसा लगता है कि धारा का मान बताता होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। धारामापी केवल धारा बताता है, धारा की दिशा बताता है, दिशा बताता है, धारा का मान नहीं बताता, धारा का या धारा को मापता नहीं है। ठीक है, धारा का मान नहीं बताता, सिंपल सी बात, धारा का मापन नहीं करता। ठीक है, धारा का मापन नहीं करता, सिर्फ धारा की दिशा बताएगा कि धारा जो है किधर बह रही है। सिंपल सी, जैसे यहां पर मैंने गैल्वेनोमीटर को लगा दिया। ठीक है, अब मान लो धारा हमें नहीं पता है कि एक तार में धारा किधर बह रही थी, एक तार में धारा बह रही थी। ठीक है, अब ये तार था, इस तार के साथ इसको जोड़ दिया बीच में। ठीक है, ये तार था, तार के बीच में इसको जोड़ दिया, लगा दिया। ठीक है, ए और बी पॉइंट पे लगा दिया। अब क्या होगा, अगर धारा इस तार में इधर से इधर बह रही थी, तो ये गैल्वेनोमीटर में होता है, कांटा बना होता है, सुई, जिसको संकेतक बोलते हैं। तो गैल्वेनोमीटर में एक संकेतक बना होगा जो कि बीचों बीच रहता है, इसमें जीरो जो होता है बीचों बीच होता है, जीरो बीचों बीच। अब अगर धारा इस तरफ से इस तरफ बह रही है, तो ये सुई जो है इधर की तरफ घूम जाएगी। ठीक है, इधर की तरफ घूम जाएगी, इसका मतलब हमें पता चल जाएगा कि धारा इधर से इधर जा रही है। ठीक है, अब अगर धारा बेटा इधर से इधर जा रही होगी, इधर अगर बह रही है, धारा इधर बह रही है, इस तरफ जा रही है, तो ये इधर घूम जाएगी।
तो हमें पता चल जाएगा देख के कि सुई बीच पे होनी चाहिए, लेकिन वो घूम गई है इधर की तरफ, इसका मतलब धारा इधर जा रही है। इस तरफ घूम जाएगी तो इसका मतलब धारा इधर जा रही है, तो इधर घूमेगी तो इधर, तो इधर घूमेगी तो इधर। तो सिर्फ इतना पता चलेगा कि इसमें करंट है या नहीं, सिर्फ ये बताती है कि इसमें करंट है या नहीं, इस तार में करंट बह रही है कि नहीं, सिर्फ इतना ही बता देगा। मान नहीं बताएगा कितनी करंट बह रही है, नहीं बताएगा, सिर्फ ये बताता है कि करंट किधर बह रही है, बह रही है कि नहीं बह रही। करंट है तो बता देगा, नहीं रहेगा तो नहीं बताएगा, सिंपल सी बात समझ में आई ना मेरी। तो ये सिर्फ ये बताता है करंट है या नहीं, ठीक है, करंट है या नहीं ये बताएगा, ये नहीं बताएगा कि कितनी करंट है, ठीक है, सही है ना, समझ में आ रही बात। चलिए ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखिए बैटरी से क्या हो रहा है। ये बैटरी लगी है यहां पर, गैल्वेनोमीटर को अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, गैल्वेनोमीटर के बारे में अभी हमें और पढ़ना है। फिलहाल हम ये पढ़ रहे हैं, आई करंट ऊपर जा रही है जा रही है जा रही है। इसका पॉइंट का नाम दे देते हैं, चलो ये मान लो ए पॉइंट है, ठीक है, ये मान लो बी पॉइंट है, ये मान लो सी पॉइंट है, ये मान लो डी पॉइंट है, ठीक है। मान लिए करंट आई गई करंट। अब आई करंट यहां पर पहुंची बच्चे, इसमें पहुंचने के बाद करंट क्या हुआ, यहां पर जैसे ही करंट पहुंचे, करंट के दो रास्ते दिख रहे हैं, ध्यान से सुनना, करंट के दो रास्ते दिख रहे हैं। कहां, या तो करंट ऊपर जा सकती है, तो करंट नीचे। तो करंट क्या करेगी, दोनों में जाएगी। जंक्शन लॉ जो बनाता है ना, जो हमने बताया था किरचॉफ का, तो कुछ करंट की मात्रा ऊपर, कुछ करंट की मात्रा नीचे इधर की तरफ, कुछ करंट की मात्रा पी में चली जाएगी, कुछ आर में चली जाएगी। चलो पी में मान लेते हैं I1 करंट चलेगी, कौन सी, I1 करंट चलेगी, और इधर मान लेते हैं I2 करंट चलेगी। मान ले क्या, ध्यान से देखो, करंट सबसे पहले दौड़ाना है। R1 करंट, I1 करंट ऊपर गई, I2 करंट नीचे गई, यहां पर पहुंची I2 करंट और यहां पर पहुंच गई I1 करंट। अब इसमें दो तरीके हैं, या तो हम ये मान ले कि ऊपर से नीचे की तरफ I1 में से इधर तरफ करंट आ रही है, या तो करंट इधर से इधर गई है। तो जनरली जो लिया जाता है, लेने का कोई भी आप तरीका ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हम चलो मान लेते हैं कि ऊपर से I1 में से I1 का कुछ भाग इधर की तरफ चला आया। मान लो इस पॉइंट बी पर पहुंचने के बाद I1 जो है, I1 का कुछ भाग G में आ रहा है, तो इसको हम IG बोल देते हैं, ठीक है। तो बचा हुआ कितना करंट, अगर I में से IG इधर चला आया तो बचा कितना, इसमें बचा कितना, I1 में से अगर IG निकाल देंगे तो जो करंट बची है वो इधर आ गई। इसका मतलब I1 माइनस IG करंट इधर बह रही है, ठीक है। I1 माइनस IG करंट यहां पर पहुंची। अब यहां पर I2 करंट आ रही थी और यहां पर नीचे आ गई IG करंट, ध्यान से देखते रहना, IG करंट। अब IG करंट और I2 करंट दोनों मिल गई, कहां पर, डी पॉइंट पर। डी पॉइंट पर I2 और IG करंट मिल गई ना, डी पॉइंट पर IG नीचे और ये, तो दोनों मिल गई, मिल करके इधर जानी है। तो इधर कितनी चली जाएगी, I2 प्लस IG, ये करंट जा रही है इधर। तो ध्यान से देखो, यहां पर इधर कितनी आई, सी पॉइंट पर कितनी करंट पहुंची, सी पॉइंट पर अगर मैं देखूं, सी पॉइंट पर, सी पर कितनी करंट पहुंची, सी पर करंट पहुंच रही है, एक तो I2 प्लस IG पहुंच रही है, और एक और पहुंच रही है जो कि है I1 और माइनस IG। हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, IG कट जाएगा, बचेगा कितना, I1 प्लस I2। तो कितना करंट बचा यहां पर, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 करंट बचा, I1 प्लस I2, और I1 प्लस I2 करंट आई ही तो है, I करंट ही तो I1 I2 में टूटी हुई थी, तो इसको हम लिख सकते हैं बराबर I करंट। तो I करंट गई थी, I करंट लौट आई। I क्या समझ में आया, I करंट गई थी, I करंट लौट आई। हल करके दिखा दिया ऊपर कि कैसे, ये इसका सोल्यूशन दिखा दिया मैंने कि कैसे I1 हुआ। तो करंट का बंटवारा सही से करना है, करंट का बंटवारा सही से करना है, सिंपल सी चीजें हैं, ध्यान रखते हैं ना कैसे करंट जा रही है। I1 करंट गई, B पर दो पार्ट हो गए थे इसके, IG नीचे आ गई थी, IG यहां पर I2 के साथ जुड़ के इधर चली गई, और IG में से जितना कम हुआ, I1 में से कितना कम हुआ IG, तो जितना कम हुआ वो इधर चली आई, जितना बची करंट ये इधर आई। तो C पर ये करंट और ये करंट आके फिर से मिल रही है, तो फिर से जुड़ गई, जुड़ करके इधर जाना है, इधर एक ही रास्ता है, तो जुड़ गई, जुड़ करके कितनी बची, I1 प्लस I2, जो कि आई ही थी, आई ही यहां पर देखो क्या हो रहा है, इस पॉइंट ए पर क्या हो रहा है, इस पॉइंट ए पर जो आई थी वो बट करके दो हो रही है, I1 प्लस I2, और यहां पर देखो I1 प्लस I2 जुड़ करके फिर से I बन गई है, देखो I बन गई। तो I गई थी बैटरी से निकल के, बैटरी के पास से जितनी करंट चली थी उतनी करंट लौट आई। बात समझ में आई क्या, बैटरी के पास से जितनी करंट चली थी उतनी करंट लौट के आ गई। बात समझ में आई कि नहीं आई, अरे आई क्या, नहीं आई, आया कि नहीं, हाँ। तो बैटरी के पास से जितनी करंट गई थी उतनी आ गई, सिंपल सी बात। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सही तरीके से हमने कर लिया, यहां तक समझ में आया। अब बचा क्या, अब बचा है इसका कॉन्सेप्ट।
ठीक है, तो इसी को समझ लेते हैं। इसका चित्र देखो बना बनाया है हमारे पास, ठीक है, इसका चित्र बना बनाया आपको दिख रहा है। ये जो चित्र बनाया वही चित्र, ठीक है, ये जो चित्र हमने बनाया है, ये जो चित्र हमने बनाया है, यही चित्र आप यहां पर देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि नहीं? वही चित्र यहां पर दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है ना? ठीक है, अब देखो यहां पर क्या होगा। अब मैंने ये माना था कि भैया करंट इधर से इधर आ रही है, तो इधर घूम के दिखाया जा रहा है कि इधर से इधर करंट हमने माना है, तो दिख रहा है। अब सिंपल सी बात है, अब इसको हम किरचॉफ का नियम से सॉल्व करेंगे। किरचॉफ का नियम लगाते हैं इसमें। किरचॉफ का नियम कौन सा? लूप का नियम लगाते हैं। किरचॉफ का नियम, एक तो लूप दिख रहा है ए बी सी डी ई ले लेंगे, एक लूप ले लेंगे ए बी सी डी ई, कोई भी एक लूप ले लेते हैं। दूसरा लूप ले लो ए बी सी और लौट के फिर से ए, ये एक बड़ा वाला जिसमें बैटरी भी आएगी, तो बैटरी के साथ चाहिए तो बैटरी के साथ ले लो, तो बैटरी के साथ ले लेंगे। फिर इनको हल करेंगे हम, हल करने के बाद रिजल्ट आएगा। क्या रिजल्ट आएगा मैं बताता हूं। तो जो व्हीटस्टोन सेतु है, इसको अगर हम शॉर्ट में चलें, टू द पॉइंट अगर बात करें, तो व्हीटस्टोन के सेतु का सिद्धांत क्या है? सिद्धांत समझिएगा। व्हीटस्टोन सेतु जो है बेटा, व्हीटस्टोन सेतु शून्य विक्षेप की स्थिति पर आधारित है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, शून्य विक्षेप की स्थिति पर आधारित है। शून्य विक्षेप की स्थिति पर आधारित है। अर्थात विक्षेप किसमें होगा बेटा? गैल्वेनोमीटर में। अर्थात गैल्वेनोमीटर में जो करंट बह रही है वो जीरो हो जाए, अर्थात IG बराबर जीरो होना चाहिए संतुलन की स्थिति में। IG बराबर जीरो को हम बोलते हैं संतुलन की स्थिति। संतुलन की स्थिति। अब ये कब होगी? IG का मान जीरो कब होगा? सबसे मेन बात है ये सोचने वाली। IG का मान जीरो कब होगा, ये सोचने वाली बात है। कैसे? अब IG का मान जीरो, अगर इसमें कोई करंट नहीं बने तो ऐसा क्या कंडीशन होगी इसमें कोई करंट ना बहे? क्या ऐसा हो जाए कि कोई करंट नहीं बने? तो इसका सिंपल सा मतलब है कि बी पॉइंट का विभव, चलो मैं मान लो विभव बी पॉइंट का बोल दूं और डी पॉइंट का विभव को VD बोल दूं। अगर दोनों विभव बराबर हो जाएं, ठीक है, अगर देखो IG बराबर जीरो तभी होगा अगर दोनों विभव बराबर हो जाएं, ठीक है। अगर ये उच्च विभव है तो ये भी उच्च विभव हो जाए, या ये निम्न विभव है तो ये भी निम्न विभव रहे। तो अगर दोनों विभव एक पर ही हो, दोनों का विभव अगर बराबर हो जाएगा, तो हम जानते हैं करंट किधर बहती है? करंट चलती है उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ। अगर ये उच्च विभव है और ये भी उच्च विभव है, तो उच्च विभव से क्या उच्च विभव पर करंट आएगी? क्या नहीं आएगी। अगर ये निम्न विभव है तो ये भी निम्न विभव है, तो निम्न विभव से निम्न विभव पर करंट आएगी? क्या नहीं। तो यदि यहां पर दोनों के विभव समान कर दें, देखो करने के बहुत तरीके हैं, किताब में 20 तरह का तरीका लिख रखा है, ठीक है। तो यदि मैं बोल रहा हूं, यदि B तथा D बिंदु के जो रिजल्ट है, जो सही मायने में फिजिक्स है सोचने वाली, वो यही है। हम 20 तरह का इक्वेशन बनाएं, 20 तरह का हम किरचॉफ का नियम लगाएं, फिर उसमें IG बराबर जीरो लिख दें, फिर लिख दें कि ये बराबर है। उसमें भौतिक विज्ञान, ये तो गणित है, वो तो गणित लगा रहे हो आप, समीकरण बना रहे हो, गणित नहीं भौतिक विज्ञान समझो। करंट क्यों चलती है? करंट चलती है विभव के अंतर की वजह से। विभव का अंतर होगा तो करंट बहेगी, विभव का अंतर नहीं होगा तो करंट नहीं बहेगी। तो अगर ये भी सेम वोल्टेज पे है, ये भी सेम वोल्टेज पे है, तो इसमें करंट जाएगी? क्या नहीं जाएगी ना। करंट को जाने के लिए दो में से किसी एक का विभव कम या ज्यादा होना चाहिए। एक का कम हो, एक का ज्यादा हो तो चलेगी। अगर इसका कम होगा, इसका ज्यादा होगा तो इधर से इधर जाएगी, उसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा तो ऊपर से नीचे आएगी। ऐसी बात है। अगर दोनों का विभव समान हो गया तो कभी करंट जाएगी ही नहीं। तो सिंपल सी बात है, यहां पर यदि बी तथा डी बिंदु के विभव समान हो तो IG बराबर जीरो होगा, ठीक है। अर्थात समान हो का मतलब अर्थात मैं बोल रहा हूं कि VB जो है वो बराबर हो जाए VD के। मेरा करने का तरीका अलग है, मैं भौतिक विज्ञान सिखा रहा हूं, मैं रटा नहीं रहा। किताब की भाषा रटना है, जिसको किताब को चाट के बैठ जाना है वो मैं नहीं सिखाता, वो बच्चे सीख नहीं पाएगा मेरी क्लास में, पहले बता रहा हूं।
जिस बच्चे की आदत है किताब को रटने की, किताब को एकदम घोंट करके पी जाने की, वो आदत मैं नहीं डालता और वो तरीका मेरा है भी नहीं पढ़ाने का। तो हो सकता है आप में से आधे से ज़्यादा बच्चों को समझ में कुछ ना आए कि सर किताब को देख रहा हूँ मैं, किताब में तो ये लिखा है, आप ये बता रहे हैं। जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, वो तरीका ही अलग है। मैं पहले ही बता रहा हूँ कि आपका किताब जो है यहाँ पर मैच नहीं कर पाएगा, ठीक है। कहाँ पर प्लस, कहाँ पर माइनस लिया बेटा? प्लस माइनस तो मैंने कहीं लिखा ही नहीं है, हैं? प्लस माइनस माइनस, देखो बैटरी का धनात्मक और ये ऋणात्मक सिरा है, तो धनात्मक सिरा बैटरी का कहाँ जुड़ा है? ए पॉइंट पर। ऋणात्मक सिरा कहाँ जुड़ा है? सी पॉइंट पर। तो विभव में अंतर ए और सी पे आएगा। ए और सी के बीच में विभव पे अंतर है। सी पॉइंट जो है निम्न विभव पे है, ए पॉइंट उच्च विभव पे है, ठीक है। अब ए पॉइंट अगर उच्च विभव पे है तो ए पॉइंट से देखो उच्च विभव से करंट इधर जा रही है, क्योंकि इधर निम्न विभव है ना, तो उच्च विभव से। लेकिन इसका विभव देखेंगे बी और डी पॉइंट का विभव, तो इसमें अंतर ही नहीं है, विभवांतर जीरो है। विभवांतर जीरो है तो करंट नहीं जाएगी, क्योंकि V बराबर आई आर लिखते हैं ना। जब V जीरो हो गया तो आई आर लिखेंगे, तो R बराबर आई बराबर लिखेंगे तो 0/R, आई बराबर 0, तो सिंपल सी बात आ जाएगी। ओम का नियम लगा लो ना, अगर नहीं पता है आपको तो ओम का नियम लगा लो। V बराबर 0 हो गया, विभव में अंतर 0 है। अगर मैं यहां पर बोल रहा हूं कि अगर मैं VB माइनस VD लिखूं और इसको मैं V बोल रहा हूं, तो ये कितना आ रहा है? ये 0 आ रहा है, ये 0 आ रहा है। अगर V बराबर 0 तो V बराबर आई आर या आई जी आर। इसका प्रतिरोध कितना है? अच्छा, जो गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध को भी हम G ही लिखा करते हैं, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का जो प्रतिरोध होता है उसको हम G ही लिखा करते हैं, तो ये प्रतिरोध है G, ठीक है। तो IG बराबर लिखेंगे तो क्या है? V का मान कितना है? 0 बटा क्या आ जाएगा? G कितना आ जाएगा? 0 आएगा। तो मतलब IG बराबर 0 आ रही है ना, सिंपल सी बात है। IG बराबर 0 आ रही है ना, ठीक है। 0 आ रही है कि नहीं? तो 0 आ रहा है, सिंपल सी बात। यहां पर करंट नहीं बहेगी, तो करंट नहीं बहेगी तो इसका निकाल के फेंक दो बाहर, हटाओ इसको। ऐसा सोचो कि इसको निकाल के बाहर फेंक दो। गैल्वेनोमीटर का कोई काम ही नहीं, उसमें करंट ही नहीं जा रही तो क्यों लगा है? फालतू में लगा है, ठीक है। इसको निकाल दो। अब आपका सर्किट कैसा दिखेगा? यहां से यहां, यहां से यहां, ये कुछ जुड़ा ही नहीं है यहां पर, ठीक है। यहां से यहां करंट चली गई इधर, और यहां से यहां करंट चली गई, सिंपल सी बात। तो I1 करंट इधर चली गई, I2 करंट इधर चली गई, जुड़ करके I1 I2 हो गई। देखो I1 I2 चली आएगी, I1 I2 I बन गई, सिंपल सी चीज है ना। अच्छा, अब मैं यहां पर कह रहा हूं कि जब ये बराबर हो गए और IG 0 हो गई, संतुलन की स्थिति हो गई, तो संतुलन की स्थिति में क्या होगा? संतुलन की स्थिति में होगा क्या? थोड़ा सोचिए, संतुलन की स्थिति में क्या होगा? संतुलन क्यों होगा? संतुलन ये होगा बेटा कि इसका मतलब है कि A से B के बीच का जो विभवांतर है, जैसे मैं विभवांतर V1 की बात करूं और A से D के बीच का विभवांतर अगर मैं इसको V2 बोल रहा हूं, तो इसका मतलब सिंपल सा है कि V1 V2 बराबर है, तभी तो विभव यहां पर बराबर होगा। अगर यहां पर जो विभव है और यहां पर विभव है बराबर हो जाएगा, तभी इसमें करंट और इसमें करंट बराबर भागेगी। अगर दोनों का विभवांतर समान हो जाएगा तो करंट इसमें जितना जा रही है उतना ही इसमें जाएगा, मतलब I1 I2 भी बराबर हो जाएंगे। बात सही है क्या? कॉन्सेप्ट समझो, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो। ये जो तरीका बता रहा हूं ये कहीं पर पूरे दुनिया में नहीं मिलेगा आपको, जो बता रहा हूं मैं। I1 इधर, I2 इधर। अगर मैं कहूं कि इसका विभव A और B के सिरे का विभवांतर V1 है, A और D का विभवांतर भी V2 है, तो यहां पर विभव और यहां पर विभव जब समान है तो इसमें करंट और इसमें करंट भी समान बहेगी। तो ये अगर समान कब होंगे? इनका एक रिलेशन आता है, ठीक है। अब रिलेशन समझिएगा, इसका रिलेशन समझिए। रिलेशन क्या है अब समझिए। अगर मैं कह रहा हूं कि इसको हटा दूं, इसको मैंने हटा दिया, जैसे इस चित्र से हटाना ज्यादा इजी है। अगर इस चित्र में से मैं इसको हटा दूं तो अब कैसा दिख रहा है आपको? कैसा दिख रहा है? आजी बाजी तो खत्म हो गई ना, आजी बाजी तो हरदम खत्म है। हमें क्या दिख रहा है? हमें सिंपल सा दिख रहा है, I1 इधर बह रही है, I2 इधर बह रही है, I2 चली गई इधर, और ये I1 प्लस I2 बची। सिंपल सी बात दिख रहा है। प्रतिरोध दिख रहा है, ये प्रतिरोध कैसे जुड़े दिख रहे हैं? श्रेणी क्रम में। ये प्रतिरोध कैसे दिख रहे हैं? समांतर क्रम में। कैसे दिख रहे हैं? श्रेणी क्रम में। ये भी श्रेणी क्रम में। और ये दोनों भुजाएं कैसे दिख रहे हैं? समांतर क्रम में। ये भुजा समांतर क्रम में। इस भुजा में ये दोनों श्रेणी क्रम में हल करके एक आ जाएगा, इन दोनों को हल करके एक प्रतिरोध आएगा। दोनों कैसे हैं? समांतर क्रम में, है कि नहीं? अरे है ना। तो इसका अब लिखो। तो संतुलन की स्थिति में जब हम देखते हैं बेटा शून्य विक्षेप की स्थिति या संतुलन की स्थिति, जिसको हम बोलते हैं शून्य विक्षेप की स्थिति को ही संतुलन की स्थिति बोलते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा, अतः आ जाएगा हमारे पास। ये कब होगा? ये तभी हो सकता है, सिर्फ एक ही कंडीशन है कि अगर P और Q मतलब P बटा Q बराबर हो जाए R बटा S के। अब इसको मैं समझाता हूं, इसका मतलब क्या है। यहां पर आप समझ रहे होंगे क्या लिखा है? P बटा Q मतलब ये P प्रतिरोध और Q प्रतिरोध का अनुपात
आर प्रतिरोध और एस प्रतिरोध का अनुपात अगर एक बराबर आ जाता है, दोनों तरफ के प्रतिरोधों का अनुपात एक बराबर आ रहा है, तभी करंट समान बहेगी। समान प्रतिरोध में करंट समान बहा करती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं थोड़ा सा समझाता हूं, एग्जाम्पल के तौर पे आपको थोड़ा समझाऊं। यहां पर कुछ पॉइंट्स लिखे, इनको अभी मत देखना, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि मान लो कि ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है। यहां पर मान लो एक बैटरी जुड़ी है, ठीक है, बैटरी जुड़ी है, ये बैटरी जुड़ी है। यहां से मान लो 4 एम्पियर की करंट बह रही है। ये प्रतिरोध 2 ओम है, ये प्रतिरोध भी 2 ओम है। बताओ इसमें कितनी करंट जाएगी? ये 4 ओम का 4 एम्पियर जा रहा है, तो इसमें करंट, इसका मतलब सिंपल सी बात है 2 एम्पियर करंट इसमें जाएगी, 2 एम्पियर करंट इसमें। लेकिन अगर मैं यहां पर, सिंपल सी बात है, अगर मैं यहां पर इस प्रतिरोध का मान चेंज कर दूं या इसका चेंज कर दूं, अगर ये दोनों प्रतिरोध समान ना हो, ठीक है, अगर ये 4 एम्पियर 4 ओम के प्रतिरोध होंगे ना, तब भी 2 ओम ही करंट जाएगी। 10 ओम के होंगे तब भी 2 एम्पियर ही करंट जाएगी। तो करंट बराबर तभी बटेगी जब प्रतिरोध भी बराबर होंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ये एग्जांपल में समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं, कि ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ में, दोनों में, ठीक है, या इनका अनुपात ले लो। अगर 2 ओम या 2 प्रतिरोध यहां जुड़े हो, 2 प्रतिरोध यहां जुड़े हैं, दोनों का अनुपात ले लो, ठीक है, दोनों बराबर आ जाए। अनुपात कैसे हो सकता है, अभी एग्जांपल्स में दिखाऊंगा, एग्जांपल में आपको सॉल्व करवाऊंगा तो हो जाएगा। तो P बटा Q और R बटा S का अनुपात अगर आप निकालेंगे तो यहां पर S अज्ञात प्रतिरोध है, इससे निकाल सकते हैं P बटा Q बराबर R बटा S। सिंपल सा सूत्र बन जाएगा। यहीं पर जैसे मैं बोल दूंगा, अब यहां पर एक सवाल लगा लो, यहां पर एक क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, क्वेश्चन बना लो आप। चलो क्वेश्चन बना लेते हैं। मान लो P का मान दे रखा है 5 ओम, इसका मान दे रखा है 10 ओम, ठीक है, इसका मान दे रखा है 10 ओम, इसका मान दे रखा है 10 ओम, ठीक है, इसका मान दे रखा है 20 ओम, या इसका मान नहीं पता है हमें, चलो नहीं पता है, ठीक है, इसका मान नहीं पता है। तो इसका मान नहीं पता है तो हम निकाल सकते हैं P बाई Q बराबर R बाई S। हमें एक चीज पता है कि ये संतुलन की स्थिति में है, इसमें करंट नहीं बह रही। हमें एक चीज पता है कि IG बराबर 0 है। IG बराबर 0 अगर मुझे पता है और S का मान निकालना है तो मैं यहां से इस सूत्र से निकाल सकता हूं। देखो संतुलन की स्थिति अभी मिल जाएगी आपको। अगर संतुलन की स्थिति में नहीं होगा तो ये मिलेगा ही नहीं संतुलन। देखो P बटा Q, P का मान बताओ 5, Q का मान बताओ कितना है, Q का मान कितना है 10, R का मान बताओ कितना है 10, और S का मान बताओ कितना है, नहीं पता है, इसको मान लेते हैं, चलो S ही लिखते हैं, ठीक है। ये 5 है और ये S है, दोनों में अंतर है, ठीक है, ये 5 है। हल करें तो ये आ जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 10 दूना 20, मतलब S का मान कितना आ जाएगा 20 ओम। अगर S का मान 20 ओम नहीं रखेंगे तो ये संतुलन नहीं होगा, कभी भी IG 0 नहीं होगी, ठीक है, कभी भी IG 0 नहीं आएगी अगर ये 20 ओम नहीं होगा, ठीक है। तो ये 10 है तो ये 20 होगा, क्योंकि इनका अनुपात अगर ये 20 ले लिए तो अपने आप देख सकते हैं, तो 10 अनुपात 20 जब लेंगे तो 1/2 आएगा, 5 अनुपात 10 लेंगे 1/2 आएगा, 1/2 1/2 दोनों बराबर है, दोनों में करंट चुपचाप से चली जाएंगी। यहां पर करंट 0 आएगी, सिंपल सी बात, ना तो यहां करंट जाएगी इधर से, ना तो इधर से ऊपर जाएगी, सिंपल सी बात है। समझ में आई क्या? समझ में आई बात? तो चीजों को समझिए कैसे समझना है, ठीक है, फालतू की चीजों में बहुत नहीं पढ़ना है, टू द पॉइंट रहिए। जो कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है कॉन्सेप्ट की बात रखें, दिमाग में भी होना चाहिए। मेन जो रस की बात है या मेन जो सारांश है इसका, ठीक है, समराइज करूं तो मेन समराइज अगर मैं करूं तो इसका सिंपल सा जो आपको मतलब याद रखना है वो ये याद रखना है कि संतुलन की स्थिति क्या होती है और संतुलन की स्थिति क्यों होती है। तो क्यों का आंसर क्या है? क्यों का आंसर है कि इसका विभवांतर बराबर है। देखो 3 प्रश्न हो सकते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न होगा कि संतुलन की स्थिति यह काम कैसे करेगा। पहला प्रश्न आएगा काम कैसे करेगा, संतुलन की स्थिति पर काम करेगा। संतुलन की स्थिति क्या होती है? संतुलन की स्थिति होती है कि अब IG बराबर 0 हो। IG बराबर 0 क्यों हुआ? IG बराबर 0 हुआ B और D पॉइंट का विभवांतर सेम हुआ, ठीक है। B और D विभवांतर का सेम होगा तो हुआ क्या, इससे असर क्या पड़ा, इसका रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट निकला कि ये प्रतिरोध दोनों आपस में अनुपात जो होगा, इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात बराबर होना चाहिए, इसी वजह से हुआ। आंसर खत्म, सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, सारे डाउट क्यों क्या कैसे और कितना सारा हो गया, सारे डाउट खत्म हो गए। बात समझ में आई क्या? अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब ये कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिसको जो बच्चे रटा करते हैं, रटने वाले बच्चों के लिए है,
थोड़े नोट पॉइंट्स बना ले, नोट बनाना है तो नोट पॉइंट बना लो, इसको बस लिख लो, पढ़ लो। सिंपल सी बात देख रखा है, Ig बराबर 0 अर्थात गैल्वेनोमीटर पर धारा शून्य होता है सेट संतुलित कहलाता है। Vd बराबर Vb मैंने पहले लिख रखा था, Vd बराबर Vb होगा अर्थात Vd बराबर Vb का मतलब हो गया I1P बराबर I1R और I1Q बराबर I1S। यही है ना, I1 करंट P में बह रही है, I1 करंट Q में बह रही है, I1P बराबर I1Q और I2R बराबर I2S। सिंपल सी बात लिख रखा है, ठीक है। I1P बराबर I2R सिंपल से नीचे वाले में, और I1Q बराबर I2S, दोनों का अनुपात ले लो, I1 I2 कट जाएंगे, P बाई Q बराबर R बाई S बचेगा। कर लो फटाफट से। यदि P बाई Q का मान बड़ा आ जाए R बाई S, छोटा आ जाए R बाई S से, तब क्या होगा, ये स्पेशल कंडीशन, इसको नोट रखो, इंपॉर्टेंट है। तो ये नोट्स है, ये कंडीशंस है। पहली शर्त क्या है बेटा और दूसरी शर्त क्या है? पहली शर्त है कि P बटा Q का अनुपात हो सकता है कि R बटा S से छोटा आ रहा हो आपके सवाल में, जब आप सवाल लगा रहे हो, ठीक है। अब अगर ये हो रहा है, इसका मतलब सिंपल सा है कि Vb का विभवांतर बड़ा है Vd से, ठीक है, तो धारा B से D की तरफ प्रवाहित होगी, सिंपल सी ऊपर से नीचे आएगी धारा। या इसका उल्टा हो जाए, अगर P बटा Q का अनुपात R बटा S से ज्यादा हो गया, इसका मतलब हो गया कि B का विभव कम पड़ गया है, D का विभव ज्यादा है। सिंपल सी बात है कि धारा D से B की तरफ नीचे से ऊपर जाएगी, किसमें, गैल्वेनोमीटर में, नीचे से D से ऊपर की तरफ जाएगी। हो गया खत्म, ठीक है, सही है। तो ये हो गया सेतु, ब्रिज बन गया। के क्यों लगाएंगे? के कहां दिख रहा है बच्चे तुम्हें? के कहां है? के तो कहीं है ही नहीं, मतलब कुछ चीजें तो है ही नहीं, मतलब हाइपोथेटिकल, किस दुनिया में जी रहे हो? कहां दिख रहा है आपके आंखों के सामने? क्या दिख रहा है बेटा? के कहां है? के कहां दिख रहा है बच्चे तुझे? मुझे तो के ही नहीं दिख रहा है। के कहां है? के कहां है? के है क्या कहीं पर? नहीं है तो क्यों बोल रहे हो? ठीक है, चलिए अब चलते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। मुझे लगता है कि अब एक क्वेश्चन को ही कर लेना चाहिए, बाकी मीटर सेतु तो जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, मीटर सेतु के बारे में। मीटर सेतु हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे, जल्दी जल्दी में फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है। कहीं नहीं है के कुंजी होती है बेटा, स्विच। के मतलब स्विच होता है, जैसे यहाँ पर लगा ना, के मतलब स्विच होता है, स्विच, बटन, स्विच, कुंजी, बटन है, बटन दाबेंगे तभी तो बैटरी ऑन होगी, बैटरी ऑन कर रहे हैं ना, धन ऋण, ठीक है, बैटरी होती है। कितनी बार बताया, के स्विच कुंजी, ठीक है। अच्छा, यहां पर ये प्रतिरोध दिए गए हैं और यहां पर कह रहा है निम्नलिखित धारामापी का विक्षेप शून्य है, मतलब पहले ही बता रखा है कि धारामापी में कोई करंट नहीं बह रही है, अर्थात हमें बता रखा है कि Ig बराबर 0 है, ये दे रखा है, ये दिया है। तो R का मान कह रहा है, बताओ R का मान, मतलब इस R का मान निकालना है। करिए, कर पाएंगे? कर पाएंगे ना? क्या करेंगे, क्या करेंगे बेटा? ठीक है, जल्दी से आइए। तो हम संतुलन की स्थिति लगाएंगे, सिंपल सी बात। P ये हमारे लिए P है, ये होता है Q, ये होता है R और ये होता है S। तो हम जानते हैं P बटा Q बराबर होता है R बटा S। तो P और Q का मान तो हमें पता है, P का मान कितना है 100, Q का मान हमें पता है 100। Q का मान क्या पता है? R और 100 कैसे जुड़े हैं? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में दोनों को हल करते हैं तो इसको S बराबर मान, Q बराबर है ना ये Q, तो Q का मान अगर मैं निकालूं, यहां पर निकालूं Q का मान, तो 1 बटा Q बराबर अगर मैं निकालूंगा तो ये हो जाएगा 1 बटा R प्लस 1 बटा 100। हल कर लो 1 बटा Q का मान, तो Q बराबर निकालना है, तो 1 बटा Q बराबर जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100R और ऊपर आ जाएगा 100 प्लस R के, अर्थात Q बराबर हम निकालेंगे तो हो जाएगा 100R डिवाइड बाई हो जाएगा 100 प्लस R के। ये दिख रहा है सबको? यही Q का मान उठा के यहाँ रख लो, रखो, ये हो जाएगा 100R डिवाइड बाई हो जाएगा 100 प्लस R के, ठीक है। और बराबर कर लेंगे इसको, R का मान कितना दिया बेटा? R का मान दे रखा है 200 और इसका मान दे रखा है 40, ठीक है। कुछ चीजें कट जाएंगी तो कटेंगी, ये ऊपर चला जाएगा, हल कर लो इसको। ये लिखा है 100 ऊपर पहले से है, गुणे में ये 100 प्लस R आ जाएगा, 100 प्लस R आ जाएगा, ठीक है। बटे में बचेगा 100R, 100R बराबर बचेगा 0 0 काट लो, ठीक है, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, तो ये आ जाएगा 5 बटे 1, ठीक है। यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा, तो 100 प्लस R बटा R बचा, ये आ गया हमारे पास 100 प्लस R बटा R बराबर आ गया है 5 बटा 1, यही आएगा। तो गुणा कर लो अब, ठीक है, R बराबर निकालना है, तो 5R बराबर हो जाएगा 100 प्लस R, तो 4R बराबर हो जाएगा 100, तो R बराबर आ जाएगा 20 के।
20 आएगा? नहीं नहीं, 25 चौको 100 होता है ना, ठीक है। अब खुद देख लो, अगर ये 200 है, ये 40 है, 200 ये 40 है, तो 200 और 40 का अनुपात कितना आया था? 5/1। तो इसका भी अनुपात 5 आना चाहिए था, इसका अनुपात 5। तो ये देखो ये कितना आ गया, ध्यान से देखो, आर का मान कितना है हमारे पास? आर का मान कितना है हमारे पास? आर का मान कितना है बेटा? आर का मान आया है हमारे पास, देखो आर का मान आया है 25। आर का मान 25 है ना, आर का मान 25 है, तो यहां इसको हल कर ले। क्यू का मान हल करके दिखाऊं मैं आपको, क्यू का मान कितना आया था हमारे पास? क्यू बराबर देखिए कितना आया है, 100R बटे आया है 100 प्लस R, यही आया ना। तो क्यू का मान 25 रखते हैं, 125 हो जाएगा, ठीक है। काट के देख लो, 25 से काटेंगे, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 से क्या आएगा? 20, 5 दूनी 10, 0, 20 आ गया ना। तो क्यू का मान कितना आ गया बेटा? 20, क्यू का मान आ गया 20। अब P बटा क्यू बराबर R बटा S करके दिखाऊं मैं, P बटा क्यू बराबर R बटा S करूं, P बटा क्यू, P का मान कितना है? 100, 100 बटा क्यू का मान कितना है? 20, बराबर आया है R का मान कितना है? 200 बटा कितना आया है? 40। आप देख सकते हैं सेम चीज आ रहा है, 1/5, सॉरी 5/1 और ये 5/1, संतुलित आंसर है क्या? सही, सही हुआ। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। बात समझ में आई क्या? सबको समझ में आया? मजा आया क्वेश्चन करके? अच्छा क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था ना। और ये क्वेश्चन इजी वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो सिंपल सिंपल सी चीजें आप पढ़ते हैं जब, तो आप सिंपल में ही रह जाते हो। अच्छे क्वेश्चन करो, अच्छी चीजों की आदत डालो, ठीक है, अच्छी चीजों को पहचानो, है ना। कबाड़ी चीज को पढ़ने का मतलब नहीं है, कबाड़ मत पढ़ो, अच्छी चीजें पढ़ो, ठीक है। समझ में जब नहीं आया तो उसके लिए मेहनत करो, समझने लायक बनो पहले, ठीक है। समझ में चीजें तब आएंगी बेटा, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 11वीं तक में जो आपने मौज किया है ना, अब उसको थोड़ा सा दूर करो, अब थोड़ा सा पढ़ने की तरफ। अगर समझ में आना चाहिए, आपको ऐसा लगता है कि मुझे समझ में आए, तो उसके लिए मेहनत करना स्टार्ट करो, ठीक है। चलते हैं क्विज की तरफ। अच्छा, मीटर सेतु मैं आपको पढ़ाऊंगा, मीटर सेतु जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, पढ़ के आएंगे सभी बच्चे। जिनको समझ में नहीं आता ना, वो थोड़ा सा देख के आइए, पढ़ के आइए, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मजा आ जाएगा, यही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं क्विज की तरफ। दूसरा क्विज आपका आ रहा है और दूसरे क्विज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से जल्दी करिए बच्चे। अगला क्वेश्चन बच्चे ये रहा। हो गया, चलो आंसर की तरफ चलते हैं बेटे। पहला क्वेश्चन को देखते हैं, पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है। पहला क्वेश्चन का आंसर आपके सामने, जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध पूछा है किस पर निर्भर करता है। तो सेल को मैंने आपको बता रखा था सबसे पहले लेक्चर में कि सेल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड, और यहाँ पर भरे होते हैं लिक्विड, तन सल्फ्यूरिक अम्ल या KCl जो भी होते हैं, ठीक है। तो उनमें क्या होता है, आयंस को एक रॉड से दूसरे रॉड तक ट्रेवल करने में टाइम लगता है, और ये जो टाइम है, ये टकराव है, यही कहलाता है आंतरिक प्रतिरोध, यही रीजन होता है आंतरिक प्रतिरोध उत्पन्न होकर। तो सेल के इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध नहीं होता, सेल के पात्र का प्रतिरोध नहीं होता, सेल के अपघट्य का प्रतिरोध होता है। जो अपघट्य, वैद्युत अपघट्य जला है ना, वही। तो सी नंबर इसका करेक्ट है, जो वैद्युत अपघट्य डला है ना, उसका प्रतिरोध होता है, सेल के पदार्थ का भी प्रतिरोध नहीं होता। सो सी इज द करेक्ट आंसर। पहली बात तो ये। दूसरी की बात करें तो 12 वोल्ट की विद्युत वाहक बल की बैटरी है, ई बराबर दे रखा है आपको, विद्युत वाहक बल दे रखा है, ई बराबर कितना दे रखा है बेटा, 12 वोल्ट, ठीक है। आंतरिक प्रतिरोध आर बराबर दे रखा है 5 × 10⁻², ठीक है। अब क्या कह रहा है, अज्ञात प्रतिरोध के सिरों पर जोड़ा गया है, आर के साथ मान लो जोड़ दिया गया है, आर का मान निकालना है, आई बराबर 60 दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है,
विभवांतर बताना है, ठीक है, सेल का विभवांतर बताना है, सेल के सिरों का विभवांतर बताना है जब जोड़ा गया तो सिंपल सी बात है, ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है वी और प्लस होता है आई आर के, ठीक है। तो v बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, v बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा e माइनस आई आर, निकाल लो। v बराबर e का मान कितना दिया है 12 माइनस i का मान कितना दिया है 60, r का मान कितना दिया है 5 गुणे 10 की घाते माइनस 2, कर लो 5 छंग 30, 300 हो जाएगा, 300 मतलब 3 आ जाएगा, 12 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा बेटा, 9 2 11 1 12 9, तो 9 वोल्ट आ जाएगा सी। सो सी इज द करेक्ट आंसर बच्चे, ठीक है। तो यहां तक की बात हुई खत्म, आज का लेक्चर बस यही समाप्त होता है और नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे मीटर सेतु के बारे में। तो बच्चे पढ़ के आइएगा थोड़ा सा, ठीक है, मीटर सेतु के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, अगर आपको लगता है कि सही समझ में आना चाहिए तो पढ़ के आइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब